फ्रेंड, हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास रन कर रहे हैं। इस समय मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं हम लोग रन कर रहे हैं, जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में सभी स्टेट में किसी न किसी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। 2025 में एमएनएस के लिए वैकेंसी निकलने वाली है, जिसका अपडेट आ चुका है। अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, सो हम लोगों को प्रिपरेशन जारी रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन कर चुके थे। 51 क्वेश्चन है। इस समय हम लोग कॉमनली होने वाली जो डिसीज़ है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, जो ओबीजी में होती है। चलिए देखते हैं। नाउ फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग टेस्ट आर डन टू आइडेंटिफाई HIV इन्फेक्शन एक्सेप्ट। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि जितने भी टेस्ट हैं वो HIV से रिलेटेड है, बट एक नहीं है कोई। तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। ऑप्शन ए एलिजा, ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन सी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ऑप्शन डी विडॉल टेस्ट। नो राइट आंसर इज विडॉल टेस्ट। क्यों विडॉल टेस्ट किस में किया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गोनोकोकल सेल्फिंजाइटिस। ऑप्शन ए क्या है, इनमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या नहीं है गोनोकोकल सेल्फिंजाइटिस का। ऑप्शन ए इट इज़ द ट्रांसमिटेड बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट। ऑप्शन बी इट इज़ अलाउ बायलेटरल इन्फेक्शन। ऑप्शन सी इट occurs mainly during and after menstruation. Option D it is allowed to unilateral infection. Now right answer is it is allowed to unilateral infection. इसके और कॉमन सिम्टम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पेन ड्यूरिंग सेक्स होगा, मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन होगा, स्पॉटिंग होगा, स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड होगा, पेल्विक एंड एब्डोमिन एंड लोअर बैक पेन होगा, और क्या होगा, फीवर होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, नीडिंग टू पी एंड मोर आफ्टर। ठीक है, क्या होगा, ये सारे सिम्टम काय में देखने को मिलेंगे, गोनोकोकल सेल्फिंजाइटिस के ये सिम्टम है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पायोजेनिक सेल्फिंजाइटिस। ठीक है, अभी हमने कौन सा पढ़ा ऊपर, गोनोकोकल सेल्फिंजाइटिस, इट इज अ पायोजेनिक सेल्फिंजाइटिस। ओके, ऑप्शन ए इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ऑप्शन बी इट इज अलाउ bilateral infection, option C it occur mainly during and after menstruation, option D infection occurs mainly after abortion and childbirth fallopian। ठीक है, तो क्या आएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी इन्फेक्शन occurs mainly after abortion and childbirth। ओके, क्या होगा इसमें, इन्फेक्शन कब होगा, एबॉर्शन के बाद में इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होते हैं, या चाइल्ड बर्थ के बाद में जो फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पायोजेनिक सेल्फिंजाइटिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ म्यूकस इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड अस। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जब म्यूकस का कलेक्शन होने लगता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए सेल्फिंजाइटिस, ऑप्शन बी हाइड्रोसेफेलिक्स सेल्पिनिक्स, ऑप्शन सी फैलोट्यूबाइटिस, ऑप्शन डी हाइड्रोफेलो। नाउ राइट आंसर इज हाइड्रोसेल्पेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवी स्टमस्ट। ऑप्शन ए ओपराइटिस, ऑप्शन बी हाइड्रोकोलिस, ऑप्शन सी सेल्फिंजाइटिस, ऑप्शन डी उफरेक्टोमी। नाउ राइट आंसर इज उफराइटिस। ठीक है, क्या है, ओवी में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उफराइटिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, उफराइटिस।
जब ओवी में इन्फेक्शन निकलेगा, इन्फ्लामेशन होगा तो उसको ऊफाइटिस बोलेंगे। ये किस वजह से हो सकता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से भी हो सकता है। ये 3 कारण से हो सकता है। नाउ इसमें सिम्पटम कौन-कौन से देखने को मिलेंगे? फीवर, नोज़िया, वोमिटिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, इर्रेगुलर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एब्डोमिनल क्रम्प, ब्लॉटिंग, ठीक है? ये सारी चीज़ें काय में देखने को मिलेगी? ऊफाइटिस में। नाउ इसमें ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? अब एंटीबायोटिक चलाएँगे क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल ड्रग चलाएँगे और इन्फ्लेमेशन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग चलाएँगे, ठीक है? ये सारी ड्रग्स चलेगी क्योंकि हमारे पास कौन-सा इन्फेक्शन हो रहा है? समटाइम बैक्टीरियल, वायरल और ऑटो इम्यून इन्फेक्शन भी होता है, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड। Most commonly used and effective treatment of vaginal tochomoniasis is ऑप्शन ए। जो टोकोमोनियासिस, वेजाइनल टोकोमोनियासिस जो होता है, ये बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है जो फीमेल में देखने को मिलती है। ये सारे इन्फेक्शन बहुत ही कॉमनली होते हैं। सो प्लीज़, और ये उसमें आते भी है एग्ज़ाम्स में। सो प्लीज़ बी केयरफुल और ध्यान से पढ़िए और थोड़ा बहुत ही अंतर है इनमें और ये 1 मार्क्स आपका खा जाएंगे, इसीलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इनफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेजाइनल टोकोमोनासिस। क्या है? वेजाइनल टोकोमोनासिस में कौन सा ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहता है? ऑप्शन ए सिफेक्सिन, ऑप्शन बी यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव, ऑप्शन सी मेट्रानिडाजोल, ऑप्शन डी जेंटामाइसिन। नाउ राइट आंसर इज मेट्रानिडाजोल, ठीक है? टोकोमोनासिस वेजाइनाइटिस में हम क्या यूज़ करते हैं? मेट्रानिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the condition in which complete uterus turns backward in relation to the long axis of the birth canal term us। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? यूटरस क्या है, फिर से अपनी पुरानी वाली कंडीशन में जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, या फिर किस पोजीशंस में होता है प्री बर्थ कंडीशन में, ठीक है? ऑप्शन ए वेट्रो वेरिएशन ऑफ यूट्रस, ऑप्शन बी एंटियो वेरिएशन ऑफ यूट्रस, ऑप्शन सी प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस, ऑप्शन डी एंटी फ्लेक्शन ऑफ यूट्रस। नाउ राइट आंसर इज वेट्रो वेरिएशन ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी में यूट्रस की पोजीशन कैसी होती है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शंस आर retroverted and retroflexed, option B retroverted and antioflex, option C antiverted and antiflexed, option D antiverted and antiflexed. Now right answer is antiverted and antiflexed. Next question, the structure which provided support to the uterus include option A round ligament, option B broad ligament, option C cervico-vaginal junction, option D all of the above। ठीक है, क्या है कि वो स्ट्रक्चर कौन से हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं? तो क्या आएगा? ऑल ऑफ दी एबव। ये जो सारे स्ट्रक्चर है, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट और सर्वाइको वेजाइनल जंक्शन, ये सारे क्या है? यूट्रस को सपोर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है? ये यूट्रस का ये है, इसमें लिगामेंट है, जितने भी पेरेनियल बॉडी है, पेल्विक डायफ्राम है, वेजाइनल डायफ्राम है, ये सारे क्या करते हैं? हमारे यूट्रस को सपोर्ट प्रदान करने का काम करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, etiological factor responsible for genital prolapse include the following except। क्या है? ईटोलॉजिकल फैक्टर कौन से हैं जो जेनाइटल प्रोलेप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी एक को छोड़ के, ठीक है? ऑप्शन ए पोस्ट मीनोपॉजल एट्रोपी, ऑप्शन बी रिसाइड इंट्रा एब्नॉर्मल पेशेंट प्रेशर, ऑप्शन सी decrease weight of uterus, option D vaginal weakness of
द सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। नाउ राइट आंसर इज डिक्रीज वेजाइनल सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसका थोड़ा सा मैंने इस पे साइज पे ध्यान नहीं दिया, साइज थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये क्यों क्यों होगा? डिक्रीज वेट ऑफ यूट्रस क्या हो जाएगा आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बोलते हैं ना जिसको ज़्यादा बच्चे होते हैं या डिलीवरी के बाद में केयर ना करने से क्या होगा कि जो यूट्रस है वो डैमेज होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, एजिंग, एज के बाद में भी प्रोलेप्स होने के ज़्यादा चांसेस है। ओबेसिटी होती है, पेल्विक सर्जरी होती है, स्ट्रेनिंग होती है। ये सारे कारण क्या है, यूट्राइन प्रोलेप्स के कारण बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्वायर्ड predisposing factor of genital prolapse। ओके, एक्वायर्ड predisposing factor of genital prolapse कौन से हैं देख लेते हैं। इंजुरी टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी। ऑप्शन बी, congenital and acquired weakness of the supporting structure of uterus। ऑप्शन सी, undernutrition। ऑप्शन डी, increase weight of uterus। Now right answer is injury to supporting structure during vaginal delivery। क्या है, प्रोलेप्स होने की किस में चांसेस ज़्यादा होते हैं, वेजाइनल डिलीवरी होती है तब वहाँ पे डैमेज होने के कारण देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, degree of uterine prolapse in which the external os descend outside of vaginal opening but the uterine body does not produce a still remain inside of uterus। क्या होगा कि जब प्रोलेप्स होगा तो कितने डिग्री में होगा कि जो वेजाइना है उसमें थोड़ा बहुत ही बाहर आएगा, बाकी कहना चाहिए कि क्या क्या चीज़ बाहर आएगी, एक्सटर्नल एंड डिसेंड आउटसाइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, यूट्रस बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस्ड एंड स्टिल रिमेनिंग इनसाइड। ओके, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही बाहर आएगा। तो कितने डिग्री, अब इसमें क्या है पता है, यूट्राइन प्रोलेप्स जो होता है इसको डिग्री में डिवाइड किया गया है, तो कितने डिग्री होगा, ये सेकेंड डिग्री प्रोलेप्स होगा। नाउ नेक्स्ट, द टाइप ऑफ यूटर प्रोलेप्स इन विच ऑफ द यूटरस बॉडी प्रोड्यूस्ड आउटसाइड ऑफ इंटीरियस। ऑप्शन ए फर्स्ट डिग्री, ऑप्शन बी सेकेंड डिग्री, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री, ऑप्शन डी फोर्थ डिग्री। नाउ राइट आंसर इज थर्ड डिग्री। यूट्राइन प्रोलेप्स क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। जब अपना यूट्रस क्या होता है कि आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी जो वेजाइनल कैनाल के थ्रू है बाहर आने लगता है तो उसको प्रोलेप्स कहा जाता है। यदि यूट्रस बाहर आता है तो उसको यूट्राइन प्रोलेप्स कहा जाता है। वेजाइनल एपिकल प्रोलेप्स होता है, साइटोसेक्लिक होता है, तो इसमें क्या होगा, द ब्लैडर प्रोलेप्स होगा इसमें। ठीक है, वेटोसीलियस होगा तो वेक्टम होगा, एंटोसीलियस होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रोलेप्स हो जाती है कई बार। ठीक है, अब ये कारण किस किस वजह से होता है, एजिंग, बहुत ज़्यादा जिनकी एज हो जाती है तब भी ऐसा होता है, ओबेसिटी की वजह से भी होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है, क्रोनिक कफ की वजह से भी होता है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी होती है तो भी ऐसा होता है। और क्या है, रिपीटेटिव हेवी लिफ्टिंग, जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं तो भी ये कंडीशन आती है काहे की, प्रोलेप्स की। तो उसमें एक ही प्रोलेप्स नहीं है, यूट्राइन प्रोलेप्स भी है, वेक्टम प्रोलेप्स भी है, ब्लडर प्रोलेप्स भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोलेप्स भी है। ओके, कोई एक चीज़ की बात नहीं कर रहे हम, ये सारे जो फैक्टर है ये सभी में अप्लाई होते हैं, लेकिन जब हम यूट्रस की बात कर रहे हैं तो ये यूट्रस के लिए आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द जेनिटल प्रोलेप्स इंक्लूड। ऑप्शन ए क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है जेनिटल प्रोलेप्स का। ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी बैकएक, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब जेनिटल प्रोलेप्स आएगा होगा तो ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है, और कौन कौन से होगा, पेल्विक हैवीनेस होगी, जेनिटल ब्लग होगा,
ये सारी चीज़ें और देखने को मिलेगी। यूरिनेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इनकम्प्लीट यूरिनल इम्पटी देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी होने लगेगी, पेनफुल इंटरकोर्स होगा, लो बैक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम आपको प्रोलेप्स के समय में देखने को मिलेंगे। अब कॉजेस क्या है इन सब चीज़ों के, जो जेनेटल प्रोलेप्स के कॉजेस क्या है? हेवी मोर देन वन बॉडी, ऑप्शन सेकंड क्या आएगा? वेजाइनल डिलीवरी, वेजाइनल डिलीवरी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनाइटल प्रोलेप्स, ओके। हाई बर्थ वेट बेबी, डिलीवर यूजिंग टूल्स, बीइंग ओल्डर, बीइंग ओबेस, ओके, हेवी पेल्विक सर्जरी एंड फैमिली हिस्ट्री, ये सारे कारण क्या है? जेनाइटल प्रोलेप्स के हैं, ओके। Next question, when a female move about, she feels that something in come down throughout vagina. Female is suffering from, क्या है? क्या बोल रहा है कि फीमेल यदि फील कर रही है कि जो उसकी वेजाइना है उससे कुछ बाहर आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है? ऑप्शन ए DUB, ऑप्शन बी जेनाइटल प्रोलेप्स, ऑप्शन सी रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सर्वाइकल कैंसर। नाउ राइट आंसर इज जेनाइटल प्रोलेप्स। क्या है कि यदि कोई फीमेल ये फील कर रही है कि उसके वेजाइना से कुछ बाहर आ रहा है, तो क्या हो रहा है? जेनाइटल प्रोलेप्स हो रहा है। देखो इस डायग्राम में दिया है, नॉर्मल ओपनिंग दी है वेजाइना की, और ये क्या दिया है? ऑर्गन क्या है? प्रोलेप्स होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ जेनाइटल प्रोलेप्स क्या होगा? वही चीज़ जो ऊपर मैंने बताया, सेम थिंग है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं आप लोगों को। फीलिंग हैवीनेस होगा, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी इन सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ब्लडर इनकम्पिटेंसी होगा। अब कॉजेस क्या है? वेजाइनल चाइल्ड बर्थ है। अब किस किस कारण से होता है? वेजाइनल चाइल्ड बर्थ इज द मोस्ट कॉमन साइन, ओके। कॉन्स्टिपेशन होगा, वायलेंस होगा, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जिनको बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन होता है उनके साथ भी कंडीशन आती है। हेवी लिफ्टिंग होगा, चूस ऑब्स्ट्रक्शन होगा, पल्मोनरी डिसीज होगा, टोबैको स्मोकिंग होगा, ठीक है। ये सारे कारण होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many cases of total infertility male 66 आर रिस्पॉन्सिबल? इसके पहले हमने कितना पढ़े? जो जेनाइटल में जो डिसीज होती है 2 क्लास में हम वो पढ़ रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? मेल इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ये थोड़ा सा एबनॉर्मल पढ़ लिए, अभी इसके बाद में नॉर्मल पढ़ेंगे, देखेंगे आगे। चलिए, now in how many cases the total infertility male 66 are responsible? Option A 8 to 10% total cases, option B 20 to 25% total cases, option C 30 to 40% total cases, option D 50 to 60% total cases. Now right answer is 30 to 40% total cases. Next question, in Cartesianus syndrome, क्या है? कार्टेजिनियस जीनस सिंड्रोम क्या है? कार्टेजिनियस सिंड्रोम। ऑप्शन ए एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ऑप्शन बी देयर इज लॉस ऑफ क्लियरी फंक्शन एंड स्पर्म मोटालिटी, ऑप्शन सी एबिलिटी ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट ओवम इंक्रीज, पेनिट्रेटेड ओवम इंक्रीज, option D ability of vaginal canal to receive sperm increase. Now right answer is there is loss of clearly function and sperm motility. इसमें क्या होगा? कार्टेनर सिंड्रोम में क्या होगा? जो स्पर्म है वो मोटाइल नहीं रहेंगे, ठीक है, और उनमें क्या होगा? वो फंक्शनिंग नहीं रहेगी, दैट इज कॉल्ड अ कार्टेनर सिंड्रोम, ठीक है। Next question, congenital factor related to male that are responsible for infertility include, ठीक है।
कंजेनाइटल फैक्टर कौन से होते हैं जो मेन इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं? ऑप्शन ए अंडर सेकेंड टेस्टिस, सॉरी अनडिसेंडेड टेस्टिस। ऑप्शन बी हाइपोस्पैडियोसिस। ऑप्शन सी कर्नल सिंड्रोम। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे जो कारण हैं क्या है, इनफर्टिलिटी कॉज करते किस में? मेल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेल विथ हाइपोस्पैडियोसिस, ठीक है, हाइपोस्पैडियोसिस है क्या चीज़? अनेबल टू प्रोडक्शन स्पर्म। ऑप्शन बी अनेबल टू डिपोज स्पर्म इन वेजाइना। ऑप्शन सी अनेबल टू पास यूरिन। ऑप्शन डी अनेबल टू डिपोज स्पर्म डीप इन वेजाइना। नाउ राइट आंसर इज क्या होगा? अनेबल टू डिपोज स्पर्म डीप इन वेजाइना। क्यों? क्योंकि क्या होगा, जो अपर साइड का जो पोर्शन है वो खुला नहीं होता है, पैक्ड होता है, दैट्स वाई। देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है ये तो। Hyposporidiosis is the birth defect is the development of penis and urethra. It is common condition affected about the 150 to 300 child assisting the male birth. Okay, क्या होगा? ये मोस्ट कॉमन डिसीज़ है, ये मैं क्या पेनिस और यूरेथ्रा का डिफेक्ट है, ठीक है। अब ये कितने टाइप के होते हैं? एंटीरियो होती है, मीडियल होती है, पोस्टीरियो होती है। 3 टाइप्स ऑफ होंगे, ठीक है। मैंने जो ऊपर डायग्राम बताया है ना, वही चीज़ है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन दैट राइज द सेक्सुअल टेम्परेचर इंक्लूड। ऑप्शन ए वेरी कोकोल। ऑप्शन बी बिग हाइड्रोकोल। ऑप्शन सी फ्लेवेसिस। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। स्क्रॉल वाइज स्क्रॉल टेम्परेचर किस में देखने को मिलेगा? इन सारे केसेस में देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कॉमन क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इन स्पर्मिक मेल, ठीक है। जो अजोस्पर्मिक मेल है उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कौन सी होती? कॉमन वाली। ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन सी कैलिनोफिल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन डी कार्टिगा सिंड्रोम। नाउ राइट आंसर इज कैनिलोफिल्टर सिंड्रोम। ये सारे जो सिंड्रोम्स हमने पढ़े, अभी ऊपर एक पढ़ा, ये एक पढ़ा, ये सारे मोस्ट कॉमन है, एग्जाम में आते हैं, सो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्या है कैलिनो सिंड्रोम? कैलिनोफिल्टर सिंड्रोम इज द जेनेटिक डिसऑर्डर, इट अकर इन मेल बर्थ विथ द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। क्या है कैलिनोफिल्टर सिंड्रोम? क्या चीज़ है? इसमें क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। 47 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे आप लोगों को। इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? डिलेड स्पीच देखने को मिलती है, रीडिंग राइटिंग एंड स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत देखने को मिलती है, ठीक है। लार्ज ब्रेस्ट साइज देखने को मिलता है नॉर्मल से। फेस में जो है वो हेयर की कमी देखने को मिलती है। स्मॉल टेस्टिस रहती है, विस्क। और क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें क्या होगा? हेयर, जो फेशियल हेयर है ये कम देखने को मिलेगा। स्मॉल टेस्टिस देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें रिस्क क्या क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क होते हैं, जर्म सेल ट्यूमर के रिस्क होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं, वेरिकोस वेन रहती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स विथ वाइट ब्लड सेल देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें काय में देखने को मिलती है? कैलिनोफिल्टर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? ट्रीटमेंट हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। क्या और देते हैं? टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये क्या चीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टिकुलर फिल्टर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जेंड्रोट्रॉफिक इज टर्म अस। ऑप्शन ए टर्नी फिल्टर सिंड्रोम। ऑप्शन बी कॉलमैन सिंड्रोम। ऑप्शन सी कार्टिजिनर सिंड्रोम। ऑप्शन डी यंग सिंड्रोम। नाउ राइट आंसर इज
कॉलमैन सिंड्रोम, ठीक है। कॉलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, अधिकांश इट कंडीशन कॉज ऑफ लैक ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड इम्पेयर द सेंसेस, ओके। इसमें क्या है, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कम होगा, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी देखने को, इम्पेयर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी सेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को, जिससे क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा आपको, लैक ऑफ सेक्सुअल सेंसेस देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, इंसोम्निया भी देखने को मिलता है, डिलेड सेक्स देखने को मिलेगा, प्यूबर्टी डिलेड देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अदर सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं, एबनॉर्मलिटी ऑफ द बोन इन फिल्टर टो, cleft lip without cleft palate, abnormal eye movement, hearing loss, abnormality of teeth, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलेट इन मेल दैट में कॉज इनफर्टिलिटी इंक्लूड, ऑप्शन ए मम्स ऑर्चाइटिस, ऑप्शन बी इंक्रीज स्क्वेटोल टेम्परेचर, ऑप्शन डी सी अनडिसेंडेड टेस्टिस, ऑप्शन डी ऑल, ठीक है। हम अभी जितना भी पढ़ रहे हैं, जितनी भी डिसीज़ पढ़ रहे हैं, ये सारी क्या है, मेल की प्रॉब्लम है और क्या होता है, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके। क्योंकि अब हम ओबीजी और गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन ओबीजी से लेती हूँ, कुछ क्वेश्चन गायनेकोलॉजी से लेती हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या आएगा, ऑल। अब किस ऑल क्यों क्यों आएगा, देखिए, मेल इनफर्टिलिटी में हैवी मेनी कॉजेज। अब मेल इनफर्टिलिटी बहुत सारे कारण से होती है। स्पर्म इशू होता है, किसी को स्पर्म प्रोडक्शन में कमी आती है, किसी किसी की स्पर्म मोटाइल नहीं होते हैं, किसी किसी को जेनेटल फैक्टर होते हैं, ये सारी चीज़, किसी किसी को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होती है जो हमने ऊपर पढ़ी। नाउ होते हैं, किसी किसी के ब्लॉकेज होता है, ठीक है, किसी को हार्मोनल इश्यूज होते हैं, किसी को लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम होती है। जैसे लाइफ फैक्टर में क्या होगा, जो स्मोकिंग करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, ओबेसिटी होती है, पुअर डाइट होती है, ये सारी चीज़ स्पर्म को इफ़ेक्ट करती है एंड क्या करेगी, जो सेक्स लाइफ है उसको इफ़ेक्ट करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, डंप स्पर्म होते हैं, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। कुछ मेडिसिन होती है जो स्पर्म काउंट को कम करती है, फिर एज होती है, अदर कंडीशन, ये सारी चीज़ें क्या है कि इनफर्टिलिटी कॉज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच फैक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, कौन से फैक्टर है जो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन ए लेटल फेज डिफेक्ट, ऑप्शन बी एक्यूट एंट्रोवर्टेड यूट्रस, ऑप्शन सी एंटीओवर्टेड यूट्रस, ऑप्शन डी वेजाइनल एटोयोसिस। नाउ राइट आंसर इज एंटीवर्टेड यूट्रस, क्योंकि एंटीवर्टेड यूट्रस क्या है, नॉर्मल पोजीशन है यूट्रस की, ठीक है, तो ये इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट, इनफर्टिलिटी क्या क्या चीज़ को कॉज करती है, एजिंग, यदि आप 30 से ऊपर के एज के हैं तो इनफर्टिलिटी होने के चांसेस है। वेट, ओवर वेट है उनको भी इनफर्टिलिटी होती है। लाइफ स्टाइल में मोस्ट ऑफ द क्या होता है, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, कंजप्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जो मेल के लिए वही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती है उनके वजह से होता है, क्रोनिक डिसीज़ जिनको भी होती है जैसे डायबिटीज़ है, लम्स आर्टियोसिस है, हाइपोटेंशन है, इन सब कारणों से होता है। फिर यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ होती है ना, उसमें फाइब्रॉइड यूट्रस, डबल यूट्रस, ये सारी कंडीशंस है तो देखने को मिलेगी। प्रोलेप्स है तो इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। टेस्टिकुलर इश्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ स्पर्म इज, ऑप्शन ए 3.5 to 4.5, ऑप्शन बी 5.5 to 6.5, ऑप्शन सी 7.2 to 7.8, ऑप्शन डी 8.5 to 9.3। क्या है पीएच का नॉर्मल, स्पर्म का नॉर्मल पीएच क्या है, 7.2 to 7.8 या 80 तक जाता है, ओके।
आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये क्लास आगे और भी ऐसी है, जितनी भी कहना चाहिए कि ओबीजी और गायनेकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे रिवीजन करेंगे। अबाउट 5000 क्वेश्चंस है जो आगे हम लोग रन करने वाले हैं। सो हमारी क्लास में बने रहिए। आप लोगों को अच्छी लगती है क्लास तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि आने वाले समय में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।